तो आज अपन समझेंगे टैक्स कैसे सेव करना है, क्योंकि रिसेंटली अभी वो टाइम आ चुका है जहाँ पे अपने को टैक्स की डिटेल्स को फिल करना होता है फॉर एनी कॉर्पोरेट और फॉर एनी कंपनी जो भी है। हम लोग को रिक्वायरमेंट सारी डिटेल्स अभी शेयर करनी होगी। सो टैक्स वाला देख लेते हैं आज। सो स्टार्टिंग करते हैं कि देर आर द टू टैक्स लैब। तो अपन कोई भी टैक्स लैब चूज कर सकते हैं, बस डिफरेंस ये रहता है कि जी यहाँ पे दो टैक्स लैब आपको दिख रहा होगा, एक न्यू टैक्स रेट एंड अर्लियर टैक्स रेट, राइट। न्यू में क्या हो रहा है, न्यू में सीन ये पड़ रहा है कि देखो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है कि सरकार हमको टैक्स की छूट क्यों दे रही है। क्योंकि वो चाहती है कि वी सेव सम मनी, क्योंकि एट द एंड वो मनी फ्लो होगा गवर्नमेंट में, राइट। हम लोग क्या करेंगे, वो पैसा सेव करेंगे, फिर वो और यहाँ पे जितना भी पैसा सेव करोगे देयर इज सम लॉकिंग पीरियड, ठीक है। तो वो 5 साल की पता है, 5 साल को सरकार को पता है कि हाँ ये पैसा अभी मेरे पास रहेगा, सो दे कैन यूटिलाइज इट, राइट। तो यहाँ पे जैसे पहले देखते हैं न्यू टैक्स लैब एंड ओल्ड टैक्स लैब। तो बहुत सिंपल सा है, कोई सीन नहीं है। न्यू टैक्स लैब में बस अपने को क्या होगा, कोई भी हम लोग एग्जेम्पशंस नहीं कर पाएंगे। एग्जेम्पशन का अगर सीधे शब्दों में मतलब समझे तो जितना परसेंट टैक्स लिखा है उतना कट के अपने को अपना बचा हुआ सैलरी आ जाएगा, उसमें ना ही कोई सेविंग होगी ना ही कुछ होगा, ठीक है। तो न्यू टैक्स लैब को में कुछ ऐसा समझने वाला सीन ही नहीं है। वी कैन जस्ट गो थ्रू ये जो भी परसेंटेज है, ठीक है, वो अपना देख लेना यहाँ से क्या क्या परसेंटेज है। दूसरा जो चीज है दैट इज अर्लियर टैक्स लैब, दैट इज ओल्ड टैक्स लैब। तो ओल्ड टैक्स लैब में क्या है, हम लोग टैक्स सेव कर सकते हैं, कुछ कुछ एग्जाम्पशंस हम लोग क्लेम कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ों में हमने सेव करा है, इन चीज़ों में इन्वेस्ट करा है, गवर्नमेंट को हम बताएंगे और इफ पॉसिबल तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएंगी फ्रॉम अवर टोटल इनकम जिसपे टैक्स कैलकुलेट होगा, राइट। तो सीन इसका भी कुछ नहीं है, बस 2.5 लाख से 5 लाख तक का अगर आपका है देन 5% एग्जाम्पशन लगेगा। देन उसके बाद 5 लाख टू 10 लाख जो है वो आपका 20% लगेगा, एंड 10 लाख टू जितना भी उसके ऊपर होगा दैट इज 30%, राइट। सो ये टैक्स है ओल्ड टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग, ये परसेंटेज से कैलकुलेट होगा। अभी लोग देखते हैं टैक्स भी कैसे कैलकुलेट करेंगे फाइनली। सो सबसे पहला जो बेसिक जो कि सब हर बंदा जुगाड़ कर सकता है दैट इज सेक्शन 80D, ठीक है। सेक्शन 80D में बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे हम लोग सेविंग कर सकते हैं, कई सारी सेविंग। जैसे मैंने तो म्यूचुअल फंड सेव किया है, क्योंकि बाकी गवर्नमेंट की स्कीम्स अगर आप देखोगे एनपीएस हो गई, एनएससी हो गई और ये सारी चीजें होती हैं, जितनी भी होती हैं स्कीम्स, वो मिनिमम 5 ईयर्स के लिए होगी। मिनिमम आपको 5 ईयर्स उसमें एज अ बॉन्ड 5 ईयर्स के लिए आपको वो इन्वेस्ट करना होगा, ठीक है। उससे पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते हो अंडर सम सर्कमस्टेंसेस जिसमें आपको शायद पैसा कटेगा भी। सो मेरा जो प्रेफरेबल है दैट इज म्यूचुअल फंड। यहाँ पे आप ईएलएसएस लोगे, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड आप ईएलएसएस लोगे, इक्विटी लिंक्ड वाली जो होती हैं उसमें आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है। दैट इज आई थिंक लॉकिंग पीरियड इज 3 ईयर्स फॉर द म्यूचुअल फंड। इसमें जो मैक्सिमम आप सेव कर सकते हो दैट इज 1.5 लाख, राइट। कंसीडरिंग किसी बंदे की इनकम 10 लाख है, कितनी है, 10 लाख रुपीज टोटल जो उसकी इनकम बन रही है, जो भी टैक्स सेविंग इन टैक्सेबल इनकम इज 10 लाख फॉर इट, ठीक है। 1.5 लाख उसका कहां से माइनस हो जाएगा, सेक्शन 80C से, राइट। सेक्शन 80C के अकॉर्डिंग वो 1.5 लाख इन्वेस्ट कर सकता है इन सम ऑफ द स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, राइट। जैसे म्यूचुअल फंड एक है, बट वी हैव रिमेंबर वी हैव टू इन्वेस्ट इन द टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स, राइट। ये होगा एएलएसएस का फंडा, इसमें आप एएलएसएस में कर सकते हो, ठीक है। एनपीएस में एनएफसी में कर सकते हो, ये 5 साल का कुछ रहता है, मैं आपको दिखा देता हूँ गूगल पे भी। तो एटीसी सेविंग, राइट। सो एटीसी के अंडर आप सेव कर सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे एटीसी सेविंग स्कीम्स, राइट। तो यहाँ पे कई सारी स्कीम्स होंगी जिसमें आप सेव कर सकते हो। द फर्स्ट वन इज यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, ठीक है। तो आप इंश्योरेंस प्लान ले सकते हो जिसके रिटर्न्स भी वरी करते हैं, अलग अलग रिटर्न्स होते हैं। बाकी जो गवर्नमेंट के होते हैं वो फिक्स होते हैं। सो उसमें सबसे पहला तो आपका आ जाता है पीपीएफ, राइट। तो इसमें आ जाता है ईएलएसएस, जैसा कि यहाँ पे लिखा है रिटर्न्स नॉट फिक्स, क्योंकि हम लोग मेनली ये म्यूचुअल फंड्स वगैरह में लगाते हैं फॉर द ईएलएसएस। लॉकिंग पीरियड इसका 3 साल होता है, आप 3 साल तक पैसा नहीं निकाल सकते, वो लॉक हो जाएगा। एनपीएस जो है वो नेशनल पेंशन स्कीम, ये शायद रिटायरमेंट या 60 साल के बाद तक के लिए होता है। कॉर्पोरेट वालों के लिए 60 साल मान लेते हैं, और गवर्नमेंट वालों के लिए रिटायरमेंट, क्योंकि अपना तो कोई रिटायरमेंट होता नहीं है कॉर्पोरेट का, राइट। और या प्राइवेट बोल सकते हैं, ठीक है। देन यूनिट लिंक्ड, इसका भी सेम 5 ईयर्स। एंड पीपीएफ जो होता है, पीपीएफ अकाउंट जो बेसिकली पीपीएफ हो गया, ईपीएफ हो गया, ये सारे कई सारे अकाउंट्स होते हैं, राइट।
तो उसको भी आप इसमें दिखा सकते हो। उसका जो है गवर्नमेंट जो इंटरेस्ट देती है दैट इज 7.1 करेंटली, पहले ये 8% था बट उन्होंने भी रिड्यूस कर दिया। अब देखो आगे क्या क्या होता है। देन सुकन्या समृद्धि योजना एंड नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये बेसिकली आपको एक बॉन्ड टाइप का देंगे। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में आप जाओगे पोस्ट ऑफिस, आप एनएससी में आप अपना जितना भी पैसा आपको इन्वेस्ट करना हो 6.8% का इंटरेस्ट देते हैं। फायदा क्या होता है म्यूचुअल फंड और इन सब में डिफरेंस जो मुझे समझ में आता है दैट इज कि इसमें आपका जो रिटर्न होगा वो फिक्स नहीं होता, बट वट एवर रिटर्न यू गेन वो काफी ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू ये जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं। सो आई प्रेफर टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड ऑलवेज, ठीक है। बाकी आप ये भी ले सकते हो, बैंक की एफडी देखोगे दैट इज 5.5 टू 7.7% के रिटर्न्स वरी कर रहा है, मतलब बट ये रिटर्न्स मिल रहे हैं। बट अगर यहीं पे म्यूचुअल फंड के देखोगे जाके तो 12, 13, 14, 15% मतलब ऑलमोस्ट ईएलएसएस के रिटर्न्स आपको मिल जाते हैं। सो दैट इज गुड। बाकी इसमें कई सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं, आप देखोगे म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें आपको इट विल बी अ टैक्सेबल। तो ये 1.5 लाख अपना 10 लाख में से माइनस हो गया, राइट। तो अपन इधर लिखते हैं ये 10 लाख, इधर कैलकुलेटर खोल लेते हैं, राइट। सो इधर अपना हो गया 10 लाख 50, राइट। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अच्छा, अगर अपन जाते हैं स्लैब्स में, सो उसमें 0 से 2.5 तक का जो भी होता है दैट इज एग्जेम्प्टेड, ठीक है। जो भी नई स्लैब है उसमें भी 2.5 लाख एग्जेम्प्टेड है। तो हम लोग यहाँ पे माइनस करते हैं 2.5 लाख, राइट। ओके, 2.5 लाख हमने माइनस कर दिया, आ गया है 7.5 लाख रुपए, ठीक है। अब 7.5 लाख में से अभी जैसे मैंने देखा टैक्स सेविंग में आप 1.5 लाख माइनस कर देते हो। जो मेरे केस में सीन है, मैंने म्यूचुअल फंड लगभग अराउंड 1 लाख मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया अपना, ठीक है, टू मेक इट 1.5 लाख। बचा 0.5 लाख आप एफडी करा सकते हो, या आपके पास ईपीएफ अकाउंट होगा, ठीक है। ईपीएफ अकाउंट, पीपीएफ अकाउंट आप उसको भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। फॉर मी इट्स ईपीएफ अकाउंट, सो दैट इज 1.5 लाख इज डन है, राइट। तो आप यहाँ से क्या कर दोगे, 1.5 लाख को माइनस करोगे, माइनस 1.5 लाख, राइट। ये हो गया अपना 6 लाख रुपए। तो अपने को अभी टैक्सेबल इनकम जो अपने पास बची दैट इज 6 लाख, ठीक है। अब आगे बात करते हैं जो मेनली सब लोग अरेंज कर सकते हैं। हम लोग अभी बस जेनरिक चीजों की बात करेंगे। इफ यू वांट डीपर इन एनी ऑफ द सेक्शन की इस सेक्शन में और हम कैसे सेव कर सकते हैं, सो वो भी हम लोग कवर कर लेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, बट अभी हम लोग ऊपर ऊपर की बातें करते हैं, राइट। तो ये हो गया, देन राइट। तो अभी कहाँ पे है, हाँ, नेक्स्ट अपन बात करेंगे एटीसी हो गया। एटीसी के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है एचआरए, दैट इज हाउस रेंटल अलाउंस, ठीक है। हर बंदे का अलग अलग होता है, किसी को 2.5 लाख मिलता है, किसी को 1.5 लाख मिलता है, किसी को 1 लाख मिलता है, ठीक है। सबकी कंपनी में सबको अलग अलग डिपेंडिंग ऑन देयर जो भी उनकी चीजें हैं उस पर एचआरए वो लोग जो भी देते हैं 1.5 लाख। तो कंसिडरिंग कि आपका एचआरए 2 लाख रुपीज है, राइट, 2 लाख रुपीज है। अब एचआरए कैलकुलेट होने का तरीका बहुत अलग है। आपको 2 लाख रुपए तो आपकी कंपनी दे रही है एचआरए, बट 2 लाख पे क्या आप 2 लाख को एग्जाम कर सकते हो? वो जो हमारा 10 लाख था जो कि अभी 6 लाख हो गया है, राइट। तो इसमें आप क्या 2 लाख डायरेक्ट उठा के माइनस कर दोगे? नहीं, ऐसा नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि एचआरए कैलकुलेट करने के तरीके होते हैं। तो मैं आपको दिखा, एचआरए कैलकुलेट करने के लिए 3 चीजों का मिनिमम देखना होगा। द फर्स्ट थिंग इज इफ द रेजिडेंट इज लोकेटेड इन एनी मेट्रो सिटीज, ठीक है, मेट्रो सिटीज, सो 50% ऑफ बेसिक पे निकालो, ठीक है। सेकेंड, ठीक है, दिस इज फॉर मेट्रो 50% एंड राइट फॉर मेट्रो दिस इज 50%, फॉर नॉन मेट्रो दिस इज 40% ऑफ बेसिक पे। जो भी आपका बेसिक पे होगा, आप सैलरी स्लिप में जाइएगा, उसमें बेसिक पे इज डिफरेंट और जो ग्रॉस सैलरी आपकी आ रही है दैट इज डिफरेंट। उसको कंफ्यूज मत करना बेसिक पे और ग्रॉस सैलरी में, ठीक है। सो बेसिक पे आपने देखा अपना, एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट कि मेट्रो सिटीज में अगर आप मेट्रो सिटीज में आप अगर हाउस रेंटल अलाउंस क्लेम कर रहे हैं दैट इज 50% ऑफ योर बेसिक पे, नॉन मेट्रो इट इज 40%। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लोग बोलते हैं कि वी आर नॉट लिविंग ऑन एनी लाइक रेंटल हाउस, ठीक है, नाउ और जब भी, बट यू कैन ऑलवेज क्लेम एन एचआरए। जो बेस्ट तरीका है दैट इज यू कैन क्लेम एचआरए फ्रॉम योर पेरेंट्स। लाइक आप अगर अपने पेरेंट्स के घर में रह रहे हैं, यू कैन नॉट क्लेम एचआरए फॉर योर स्पाउस, ठीक है। सो आप पेरेंट्स के नाम पे एचआरए क्लेम कर सकते हैं। इट विल बी सेम, प्रोसेस इज सेम। उसमें आपको बेसिकली
जो भी रेंट रिसिप्ट होंगी वो सारी देनी पड़ती हैं। वी विल डिस्कस कि एचआरए क्लेम कैसे करना है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। अभी समझते हैं कि एचआरए निकालते कैसे, राइट। सो सेकेंड चीज, पहला तो हो गया कि ये कैलकुलेट करो, अगर मेट्रो का दे रहे हो तो 50% ऑफ बेसिक पे मान के चलो, और नॉन मेट्रो दे रहे हो तो 40% मान के चलो। सेकेंड क्या होता है, एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय ड्यूरिंग द पीरियड फॉर विच द एम्प्लॉय हैज इनकर्ड सच एक्सपेंसेस, ठीक है। एक्चुअल एचआरए उसको क्या मिल रहा है उस टाइम में। आप अगर सैलरी स्लिप में जाओगे तो आपको वहाँ पे कुछ एक्चुअल एचआरए का वैल्यू लिखा होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है 2 लाख रुपीज, राइट। थर्ड चीज जो होती है दैट इज एक्चुअल रेंट पेड, जो भी आपने टोटल मान लीजिए ईयर में आप बात कर रहे हो, सो उस ईयर, उस फाइनेंशियल ईयर में जितना भी आपने रेंट पे किया माइनस 10% ऑफ बेसिक पे, राइट। बेसिक पे जो भी होगा, अब कंसीडर करते हैं किसी का बेसिक पे 40 समथिंग, कुछ फिगर नहीं रखते हैं, बट कंसीडर कि उसका 50% ऑफ बेसिक पे एक्चुअल एचआरए और एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक पे, इन तीन चीजों का जो भी मिनिमम वैल्यू आएगी, राइट, जो भी इसका एक्चुअल एचआरए होगा दैट इज इन दिस केस 2 लाख रुपीज। एक्चुअल रेंट पेड मान लीजिए आपने 4 लाख पे कर दिया, 10 लाख पे कर दिया, डजेंट मैटर, क्योंकि उस केस में ये आपका जो मेट्रो 50% ऑफ बेसिक पे है वो कम हो जाएगा, क्योंकि बेसिक पे कंपनियां ज्यादा नहीं रखती हैं, एचआरए दे गिव अ लॉट, ठीक है। सो इसीलिए इन चीजों को बनाया गया, फिगर बहुत सोच समझ के बनाए जाते हैं, कहीं भी किसी को चूतिया नहीं बना पाओगे इसलिए, राइट। तो एक्चुअल एचआरए, एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक पे, आपको क्या करना है, इन तीन चीजों का मिनिमम निकालना है, जो भी मिनिमम वैल्यू आएगी दैट यू हैव टू क्लेम। सो कंसीडर उसका एचआरए 1.5 लाख रुपीज आता है मिनिमम, राइट। इन तीन चीजों में से एक मिनिमम जो आता है दैट इज 1.5 लाख रुपीज। 6 लाख में से आप 1.5 लाख माइनस कर दोगे, राइट, तो आपका यहाँ पे बचेगा 4.5 लाख रुपीज। अब बात करते हैं क्या 4.5 लाख पे हमको टैक्स देना पड़ेगा? नहीं, 4.5 लाख पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीम है, गवर्नमेंट बोलती है ये कि अगर किसी की नेट इनकम टैक्सेबल जो है दैट इज लेस देन 5 लाख रुपीज, तो उसको टैक्स जो होते हैं वो एग्जाम पड़ते हैं। हाँ, वन मोर थिंग, ऑटोमेटिकली जो आपकी टैक्सेबल इनकम होती है दैट इज टैक्सेबल इनकम, उसमें से 50,000 रुपीज, ठीक है, 50,000 रुपीज ऑटोमेटिकली आप निकाल दो। आई थिंक इट इज 87 ए और सम अदर सेक्शन, जिसके अंदर आपके 50,000 रुपीज ऑटोमेटिकली चले जाते हैं, वो आपको टैक्सेबल इनकम में से रिड्यूस हो जाते हैं। बाकी इन दो चीजों से आई थिंक ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो इन चीजों को एक क्लेम ना कर सके, ठीक है। देयर आर अदर थिंग्स लाइक मेडिकल इंश्योरेंस आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है, मेडिक्लेम हो गया, एंड मेडिक्लेम हो गया, मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, और बहुत सारी चीजें होती हैं यू कैन क्लेम, ठीक है। इफ समवन इज हैंडीकेप्ड तो आप क्लेम कर सकते हो, यू कैन गो थ्रू इट, बट आई हैव कवर्ड ओनली दोज टू थिंग्स जो हर बंदा क्लेम कर सकता है। उसको सोचने के लिए कोई कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। 80 सेक्शन 80 में एचआरए दोनों आराम से क्लेम कर सकते हैं। यू कैन रिड्यूस योर टैक्सेबल इनकम अंडर 5 लाख और चिल मार के पैसा बचाओ, ठीक है, क्योंकि बचाना चाहिए, ठीक है। दैट इज द पॉइंट। आपको अगर टैक्स, फाइनल टैक्स निकालना है, आप इनकम टैक्स india.gov की वेबसाइट पे जाओगे, यहाँ पे आप असेसमेंट ईयर, यू जस्ट चूज एन असेसमेंट ईयर लाइक फॉर विच यू वांट टू, विच ईयर यू वांट टू कैलकुलेट द टैक्स। तो उसमें लिखा है इनकम टैक्स आफ्टर रिलीफ 87A रिबेट, राइट। 87A रिबेट क्या होता है, जो मैं बता रहा था, 87A रिबेट दैट इज आई थिंक 50,000 रुपीज जो रिड्यूस होता है दैट इज 87A। सो उसको हटाने के बाद आपकी जो नेट इनकम आएगी वो आप यहाँ पे लिखोगे, राइट, एंड देन सर चार्जेस एंड ऑल दिस, एंड एजुकेशन सेस वगैरह भी कुछ कैलकुलेट होता है यहाँ पे, डिपेंडिंग कि 2,000 3,000 ऐसा कुछ एजुकेशन सेस लगता है। देन देर विल बी योर टोटल टैक्स लाइबिलिटी, राइट। सो this is the way you can calculate your tax and make it less than 5 lakh tax for saving the tax. what I suggest कि अगर किसी की सैलरी, जो नेट सैलरी टैक्सेबल इनकम आती है दैट इज मोर देन 15 लाख रुपीज पर एनम, सो उसको तो टैक्स देना चाहिए, ठीक है भाई, इतना पैसा लेके कहाँ जाओगे, पहली चीज, ठीक है। दैट इज अ जोक, बट इफ इट इज मोर देन 15 लाख तो टैक्स सेव करना जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा इन कंपैरिजन टू अगर आप न्यू स्लैब लेते हो, क्योंकि न्यू तो यू हैव टू जस्ट कंपेयर विद द न्यू स्लैब। आप सारे टैक्स जितने भी तरीके से सेव कर सकते हो, जस्ट कैलकुलेट दैट एंड कंपेयर विद द न्यू स्लैब जहाँ पे आप कोई टैक्स नहीं सेव कर रहे हो, द नेट मंथली इनकम जो भी आपको मिलेगी
विच एवर इज प्रॉफिटेबल इन दैट केस, सो आपको वो लेना है, राइट। एंड इन दैट केस मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है, क्योंकि वी हैव ओनली 2 or 3 ऑप्शंस फॉर सेविंग द टैक्सेस, सो इन दैट केस मोस्ट ऑफ द केस में जो भी न्यू टैक्स regime होता है, that is profitable, right? So some of my friends are also taking the new tax regime because they have no idea about this old tax regime and how the tax saving will be done. हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो दैट आई मिस नाउ, 80 सेक्शन 80C के लिए अगर आपको आईटीआर फाइल करते टाइम या कंपनी को डेटा देते टाइम आपको क्या करना होगा, आप जो भी इन्वेस्टमेंट्स करोगे, जस्ट टेक आउट द इन्वेस्टमेंट डिटेल्स। म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट डिटेल्स आपको उस पोर्टफोलियो से मिल जाएंगी, बेसिकली उस पोर्टल से मिल जाएंगी जहाँ पे भी आपने इन्वेस्ट करा है। ईपीएफ की अगर हम बात करें तो ईपीएफ के लिए आपको कुछ नहीं करना है, उमंग ऐप करके एक आता है, दैट इज द गवर्नमेंट का ही ऐप है, उस पर आप जाओगे, अपना ईपीएफ यूएन नंबर लिखोगे एंड यू कैन गेट ऑल योर पासबुक एंड ऑल द डिटेल्स ऑफ द ईपीएफओ। एंड एचआरए की अगर हम बात करें तो एचआरए के लिए आपको चाहिए रहेगा एक रेंट रिसिप्ट और रेंट एग्रीमेंट, राइट। रेंट रिसिप्ट मैं दिखा देता हूँ, रेंट रिसिप्ट फॉर एचआरए, ठीक है, मैंने सर्च कर रखा था पहले ही। सो रेंट रिसिप्ट कैसी होती है ये दिखाता हूँ एक बार, फॉर्मेट, दिस इज द रेंट रिसिप्ट। सो इसमें जो मेन और इम्पॉर्टेंट चीज होती है दैट इज कि मंथली अगर आप टोटल ईयरली आपने जो टैक्स पे किया है दैट इज मोर देन 1 लाख, सो यू हैव टू एट द पैन नंबर ऑफ योर ओनर। अगर उस 1 लाख से कम है तो पैन नंबर देने की कोई जरूरत नहीं है, सरकार मान लेती है, आप लिख के दो कि अच्छा अच्छा ऐसा ऐसा सीन है, सरकार मान लेती है, ओनर का बस एड्रेस देना होता है उसमें। बट अगर 1 लाख से ज्यादा है सो यू हैव टू गिव देयर पैन नंबर और हिज और हर पैन नंबर ऑल्सो। और बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो ये होती है कि आपको एक रेवेन्यू स्टैंप लगानी पड़ेगी, एक फॉर्मेट आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो गूगल से जाके, जिसमें आपको यहाँ पे जिस जिस मंथ का आप दे रहे हो, ठीक है, जिसके नाम पे घर है, ठीक है, और क्या क्या मेनली किस किस चीज़ों का है, ठीक है, ये हो सकता है, कई सारे फॉर्मेट हैं, यू कैन डू बाई एनी वन। बट मेन चीज़ आपको यहाँ पे एक रेंट रिसिप्ट के टाइम पे एक ये रेवेन्यू स्टैम्प टाइप से है, रेवेन्यू स्टैम्प आपको मिल जाएगा, आप किसी पोस्ट ऑफिस में जाओगे, 1 रुपए का रेवेन्यू स्टैम्प आता है, रेवेन्यू स्टैम्प आप लगाओगे यहाँ पे एंड यू हैव टू साइन एबव द रेवेन्यू स्टैम्प, रिमेंबर एबव द रेवेन्यू स्टैम्प। और ये रेंट रिसिप्ट और ये सारी चीजें तभी देनी है जब 1 लाख से ज्यादा का आपका टोटल जो आप ईयरली पे कर रहे हो। हाँ, रेंट रिसिप्ट कैन बी मंथली, मंथली आप रेंट रिसिप्ट हर महीने की रेंट रिसिप्ट बना सकते हो, आप क्वार्टरली भी रेंट रिसिप्ट बना सकते हो, आप ईयरली भी रेंट रिसिप्ट बना सकते हो। प्रेफरेबल ये होगा कि यू जस्ट मेक इट क्वार्टरली, राइट। रेंट रिसिप्ट ये हो गया। एंड सम हाउ इन सम केसेस अगर रेंट एग्रीमेंट रिक्वायर्ड होता है सो यू कैन हैव अ रेंट एग्रीमेंट, आप वकील से जाके कांटेक्ट करना, रेंट एग्रीमेंट एक एग्रीमेंट सा बना के दे देंगे, वो जो भी मिली 150 की एक स्टाम्प पे बन जाएगा, ठीक है, डिपेंडिंग की उसका कितना लगता है, ठीक है। तो मेन रेंट रिसिप्ट रहती है, रेंट रिसिप्ट को बनाने का तरीका यही है, आप जाना रेंट रिसिप्ट का फॉर्मेट गूगल से भी कहीं से भी देख लेना, कोई भी रिसेंट कोई भी रेंट रिसिप्ट का फॉर्मेट उठा के चिपका दो, ठीक है। और आई थिंक उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। बस रिमेंबर पैन कार्ड बहुत मैंडेटरी होता है, पैन कार्ड और ओनर के घर का एड्रेस। आप यहाँ पे जो टैक्स सेविंग है इसमें ये एचआरए हो गया। सिमिलरली आपने अगर कोई लोन ले रखा है, लोन को आप एटीसी में कर सकते हो क्लेम, ठीक है, लोन भी यहाँ पे आ जाता है। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे एटीसी के अंडर मतलब मेनली बहुत सारी चीज़ें क्लेम कर सकते हो। और अगर आपने हाउस लोन ले रखा है उस पर भी आप टैक्स सेविंग के लिए क्लेम कर सकते हो। बट जो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं दैट आई कवर्ड, राइट। सो आप बताना अगर आपको इफ़ यू नीड एनी मोर डिटेल्स अबाउट इट, सो आई विल गो थ्रू ऑल द डिटेल्स अगर मेरे को नहीं पता है, एंड आई विल मेक अनदर वीडियो वट एवर यू नीड। थैंक यू, चलते हैं, बाय बाय।